दोस्तों कहते हैं ना कि कोई भी बीमारी हो तो जल्दी से टेस्ट कराओ, दवाइयाँ लो, टाइम पे दवाइयाँ लोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे और एकदम स्वस्थ रहोगे, हष्ट पुष्ट रहोगे। बिल्कुल, डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे से हमें समझाते हैं, बताते हैं और अगर उनके कहे अनुसार हम चले ना तो एकदम स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन अगर खुद बनने की कोशिश की डॉक्टर, यानी कि आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ लिखाई नहीं की और फिर उसके बाद में हम चाहते हैं कि किसी झोला छाप से दवाइयाँ लें या फिर अपने आप किसी की रखी हुई दवाइयाँ लें, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लें, तो उससे तो परेशानी, दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो किस समय पे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और किसकी सलाह से लेनी चाहिए, उसी के बारे में प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत वेलकम है मैम। दोस्तों से बताना चाहेंगे अभी 3:01 हो चुके हैं और आज है 31 जुलाई 2025। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके कोई भी डायबिटीज़ से जुड़े हुए सवाल हैं तो कॉल ज़रूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं उनका लेने का क्या तरीका होता है? अगर शुगर ज़्यादा है तो क्या करें? देखिए, शुगर जब ज्यादा है तभी हम डायबिटीज की दवाइयाँ लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं जी। तो उनमें कुछ खास बातें होती हैं हर दवाई के साथ जुड़ी हुई, जैसे कि उसको किस समय लेना है, खाने के साथ लेना है या नहीं लेना है, या किसी चीज का परहेज करना है जब आप वो दवाई ले रहे हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं। तो जैसे नाम की दवाई है उसको खाने के साथ लेना चाहिए। अच्छा। है ना, ज्यादातर कोशिश करके खाने के साथ या इमीडिएटली खाना खाने के बाद आप उस दवाई के लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि वो दवाई से आपको थोड़ा सा नौजिया या आपके पेट में कुछ ब्लोटिंग या जिसको कहते हैं ना कि पेट फूल जाना, तो इस तरीके के आपको कुछ साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं जी। तो ये दवा करती है कि आपके लिवर से ग्लूकोज की मात्रा कम कर देती है और आपके इंसुलिन को बहुत ज्यादा सेंसिटाइज कर देती है, यानी कि इंसुलिन आपका काम करने लगता है। तो इसका ये फायदा है। तो ऐसी दवा को खाने के बाद लेना है। जैसे मान लीजिए जब डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिखते हैं, है ना, कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी और हमें बताया कि ये दवाइयाँ लेनी है, तो क्या उसी टाइम पे डॉक्टर पूरा बता देते हैं कि ये दवाई आपको इस टाइम पे लेनी पड़ेगी, ये इस टाइम पे लेनी पड़ेगी? तो क्या वो उस टाइम की बातें जो पेशेंट होते हैं उनको याद भी रहती है या कुछ पेशेंट भूल भी जाते हैं? देखिए, मोस्टली डॉक्टर्स बता देते हैं या उनके जो जूनियर्स, उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो पेशेंट को जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो समझा कर भेजते हैं कि इस तरीके से ये दवाई लेनी चाहिए। जी। मेरा मानना ये है कि अगर बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मरीज इसको भूल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो भी जाता है। तो या तो मरीज को खुद ही उसी समय पर लिख लेना चाहिए या फिर उनको एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप इस चीज को लिख दो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में ताकि हम इसे भूलें नहीं। तो ये बहुत फायदे की चीज है। और नहीं तो फिर शर्मिला जी और डॉक्टर सीमा बैठे हैं जो लोगों को बता ही रहे हैं कि किस तरीके से लेना है। जी। क्या मैम फोन में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब जब समझा रहे हैं कि ये दवाई खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है, ये कितनी देर बाद लेनी है? डिपेंड करता है आपके डॉक्टर उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अच्छा, जी। तो डॉक्टर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज, किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको अपने डॉक्टर से एक बार परमिशन लेकर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन पर लिख देना ज्यादा बेहतर है बजाय कि कोई रिकॉर्डिंग करी जाए। जी डॉक्टर साहब। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जो, ज्यादातर ऐसी दवाइयां भी हैं जो खाने से 15-20 मिनट पहले ली जाती हैं। जी। ठीक है, तो उससे फायदा रहता है। फिर बाकी बहुत सी ऐसी भी दवाइयां हैं जो किसी भी आप खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, पर आपको एक समय बनाना पड़ेगा कि
इस समय पर मैं लेती हूँ या लेता हूँ, तो उसी समय पर उस दवाई को हमेशा लेने की कोशिश कीजिए। वो टाइमिंग क्यों मैम, उसका क्या फायदा होगा? उसका ये रहता है ना, एक रिदम बनी रहती है, क्योंकि दिन में एक समय वो गोली लेनी है। अगर आप उसको सपोजिंग आप सुबह में 8 बजे दवाई लेते हो और आज आपने उसको 12-1 बजे लिए, कोई भी आपके लिए रीजन रहा है, तो आपकी शुगर लेवल बढ़ने लगेगी। जी है ना। या अगर आप जल्दी ले लेते हो तो शुगर लेवल ज्यादा घट सकती है, क्योंकि हो सकता है अभी तक उस दवाई का असर चल रहा है और आपने पहले ही उस दवाई को फिर फटाफट ले लिया, जल्दी ले लिया। तो इस तरीके की कई चीजें रहती है। तो कोशिश करके एक समय जो आप निर्धारित कर लेते हैं, इवन ये सिर्फ शुगर की दवाई के लिए नहीं है, इवन बीपी की दवाई के लिए भी है। जैसे लोगों को लगता है कई बार कि जब याद आया तब ले लिया, नहीं, ये जो दवाई होती है ये 24 घंटे काम कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं इसको अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी में घुसा दो। जैसे कि सपोजिंग जो दवाई जैसे आप सुबह ले रहे हो, सुबह खाली पेट लेनी है, तो कोशिश करो जब आप सुबह ब्रश करके हटते हो तो ब्रश करने के बाद और चाय पीने से पहले आप उस दवाई को ले लो, सो दैट वो आपके रूटीन में सेट हो जाएगी, तो आप उसको फिर भूलोगे नहीं। जी। तो इस तरीके से भी कई चीजें करनी जरूरी होती हैं। और कुछ दवाइयां शुगर की ऐसी हैं जिनको कि हम कहते हैं कि सुबह के समय लीजिए, क्योंकि उनसे क्या होता है कि थोड़ी सी पेशाब की मात्रा ज्यादा आती है। तो अगर आप शाम के समय या रात में लेंगे तो आपको रात में बार बार उठ उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ेगा और आपकी नींद में खलल पड़ेगा, तो आप परेशान हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। और इंसुलिन जब कोई किसी को दिया जाता है व्यक्ति को, तो इंसुलिन में भी ये बताया जाता है कि खाने से 10-15 मिनट पहले ले लिया जाए, ताकि आप खाने के इमीडिएटली बाद जो आपकी शुगर बढ़ती है वो उसको उस पर पूरा एक्टिव रहेगा और खाने के बाद वाली पीक को होने नहीं देगा। ये शॉर्ट इंसुलिन 2 प्रकार की होती हैं। एक तो बेसल इंसुलिन होती है जो पूरा दिन निकलती रहती है, तो वो तो या आप सुबह में एक बार लेंगे या आप रात में सोते समय एक बार लेंगे, पर फिर वही बात है, जो समय निर्धारित कर लिया उसी समय पर आप लेंगे। और ये जो शॉर्ट एक्टिंग वाली है, जो खाने के बाद वाली शुगर को देखती है, ये खाने से 10-15 मिनट पहले लेनी है। और अगर आप किसी दिन खाना नहीं खा रहे हैं तो माइंडेड आप ये वाली इंसुलिन मत लीजिए कि कहीं आपकी शुगर बहुत ज्यादा लो ना चली जाए। तो जो खाने से पहले वाली जो इंसुलिन है वो नहीं लेनी है अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो या अगर आप लेट खाना खा रहे हो तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप लेट खाना खा रहे हो तो आप उसी समय लीजिए जब आप खाना खा रहे हो, खाने से 15 मिनट पहले, है ना। तो ये चीज करनी जरूरी है। वैसे तो अभी इतनी ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो गई हैं कि जो पूरे दिन वाली इंसुलिन भी है वो भी ऐसी वाली आ गई हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो दिन में आप किसी भी समय ले लें तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी नहीं। डिपेंड करता है किस व्यक्ति को किस दवाई की या कौन सी वाली इंसुलिन दी गई है, उस हिसाब से फिर आपके डॉक्टर आपको ठीक से समझा देंगे कि आप किस समय लीजिए। जी, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर सीमा शाही जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। अभी हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर सीमा शाही जी और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी को। जी नमस्ते प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। डॉक्टर सीमा शाही जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। जी, जैसे एक प्रोटीन की कमी शरीर में होना क्या शुगर होने का मुख्य कारण है, और दूसरा क्या है कि प्रोटीन जैसे प्रोटीन में क्या खाएं जिससे कि ये नौबत नहीं आए कि शुगर की बीमारी हो जाए। पहला सवाल सुनाई दिया, दूसरा सवाल क्या बोला आपने? जैसे प्रोटीन में क्या क्या खाए इंसान जिसको भाई शुगर की ऐसी समस्या नहीं आवे, थोड़े बहुत खाता रहे तो प्रोटीन उनमें क्या क्या खाना पहला चाहिए? सवाल आपका ये था कि क्या प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे कि लगता है कि शुगर हो गई है, यही सवाल है ना आपका? जी। तो देखिए, शुगर से आपकी प्रोटीन की कमी नहीं हो जाएगी, पर शुगर आपकी बहुत लंबे समय तक चलती है या आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो शुगर आपकी किडनीज पर इफेक्ट डालना शुरू कर देगी, जिसके चलते आपके शरीर से प्रोटीन रिसना शुरू हो जाएगा, यानी कि बाहर जाना शुरू हो जाएगा आपके पेशाब के माध्यम से।
तो उसको बोलते हैं हम प्रोटीन यूरिया, यानी कि पेशाब में प्रोटीन का जाना। तो अगर आपकी किडनीज में इफेक्ट आना शुरू हो गया, जो कि वो जो छन्नी होती है किडनी की, वो प्रोटीन को रख नहीं पा रही है शरीर में, और उसकी जो छेद हैं वो बड़े हो गए हैं और प्रोटीन आपका बाहर जा रहा है, तो आपके शरीर में ऑब्वियसली प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो डायबिटीज से होने वाली किडनीज की कॉम्प्लिकेशन के चलते प्रोटीन यूरिया जब हो जाता है, जब आपके पेशाब में प्रोटीन जाता है, तब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। दूसरा सवाल आपका कि क्या हम प्रोटीन कौन सा खाएं या कुछ भी है कि जिससे कि डायबिटीज हो ही ना, तो ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में ही छिपा हुआ एक जवाब भी है कि डायबिटीज से बचने के लिए, जैसे कि लोग पूछते हैं क्या खाना चाहिए, तो बिल्कुल आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स खाने चाहिए, फाइबर खाने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेनी चाहिए। तो वो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप वेजिटेरियन हैं, यानी कि आप शाकाहारी हैं, तो आपको हरी सब्जियों में भी प्रोटीन मिलेगा कुछ हद तक, पर कम। आपको दालों में अच्छे से प्रोटीन मिलेगा। राजमा इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत अच्छा प्रोटीन उसमें मिलेगा। चने में प्रोटीन मिलेगा आपको, सोया में प्रोटीन मिलेगा, आप उसको अच्छे से खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, जिस भी फॉर्म में खाना चाहें खा सकते हैं। आपको पनीर में प्रोटीन मिलेगा। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, एग इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप हो सकता है डायबिटिक हैं, आपका लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी, जिसको कि हम चर्बी बोलते हैं, वो भी अगर बढ़ी हुई है, तो आप सिर्फ अंडे के सफेद भाग का सेवन कीजिए, वो पूरी तरीके से प्रोटीन से परिपुक्त है, तो आपको अंडे से बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। उन्होंने बात की ना, इसमें देसी अंडा होना चाहिए, बॉइल्ड। जी, बॉइल्ड अंडा तो अंडा खाने का एक प्रकार है, देसी अंडा अंडे का प्रकार है। तो अंडा आप कोई भी ले सकते हैं, एंड अगर आप बॉइल्ड एग लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें तेल घी की मात्रा नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छा सोर्स है। पर आप अगर उसको किसी भी फॉर्म में खाते हैं, बॉइल्ड एग के फॉर्म में खाते हैं या ऑमलेट के फॉर्म में खाते हैं या अंडे की भुर्जी के फॉर्म में खाते हैं, तो भी आपको प्रोटीन तो मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही तरीके की चीज हमेशा नहीं खा सकता, तो उसके अलग अलग प्रकार के बनाने से आपको टेस्ट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। तो अंडे में अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और दूसरा, फिर आप अगर फिश खाते हैं या आप चिकन खाते हैं, तो ये और अच्छे सोर्सेज हैं एनिमल प्रोटीन के। खाली नॉन वेज को छोड़ के बाकी पूछ रहा हूँ, अंडा तो कर नॉन वेज में नहीं आता, कर नॉन वेज छोड़ के। मैंने आपको पहले शाकाहारी ही बताया, सबसे पहले मैंने आपको वेजिटेरियन सोर्स ही बताए थे कि वेजिटेरियन सोर्स में आपको हरी सब्जियां, सोया, पनीर, दालें, राजमा, छोले, पालक, हरी सब्जी हर तरीके की, इन सब में भरपूर मात्रा प्रोटीन की है। जी 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 जी, थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू सवाल करने के लिए, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और वैसे आपके यहाँ तो हरी सब्जियों की कोई कमी नहीं है, एकदम ताज़ा तोड़िए और ताज़ा खाइए। जी, बहुत हो रही है हमारे पास। चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत बहन जी। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर सीमा शाही जी, जो कि शुगर की बीमारी की स्पेशलिस्ट है, यानी कि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो आप भी इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी 3:14 हो चुके हैं और आज है 31 जुलाई 2025। तो जल्दी से कॉल कीजिए, नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873 55 1078। डॉक्टर सीमा शाही जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंसुलिन की, तो अगर हमें कहीं शादी में जाना है या हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, और तब कई बार होता है कि हम खाना घर से बांध के ले गए, है ना, और रास्ते में हमने खाना खाया, तो फिर इंसुलिन को कैसे हम रख के ले जाएं अपने साथ में, या फिर हम जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ जो जाके इंसुलिन ले सकते हैं, या अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं जो आपने बताया खाना खाने के तुरंत बाद लेनी होती है, तो उनकी कैसे लेकर जाएं हम उस सफ़र में? क्या उनका कुछ खास ध्यान रखना होता है? हाँ, देखिए, दवाई के लिए जो स्ट्रिप, गोली की स्ट्रिप है, उसमें बहुत ज्यादा
खास ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप इंसुलिन को इंजेक्शन को लेके जाते हैं तो आप थोड़ा सा उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके थर्मस में डाल के या उसमें थर्माकोल में बर्फ डाल के और इंजेक्शन को उसमें डाल के फिर उस तरीके से लेके जा सकते हैं। जी जी, तो ये ध्यान रखना होगा कि उसके लिए एक थर्मस वगैरह का इंसुलिन जब आप लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से पहले पूछ के समझ के और उसको किस तरीके से स्टोरेज उसकी किस तरीके से करके जानी है ये आप समझ के ही जाइए। जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया। अगर किसी व्यक्ति का शुगर है जो वो कम हो गया है ना, और वो दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या उनका तरीका भी सेम रहता है या जिनका शुगर कम हो जाता है उनको दवाइयाँ दी ही नहीं जाती, बस खाने की ही सलाह दी जाती है, क्या होता है? देखिए, अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति है जिसको शुगर की बीमारी है और उसका किसी कारण से शुगर कम हो गया है ना, तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है कि हो सकता है कि उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया लेकिन डायबिटीज की दवाई खा ली, या हो सकता है कि उस दिन उन्होंने खाना कम खाया, एक्सरसाइज ज्यादा करी है और फिर भी डायबिटीज की दवाई खा ली, है ना। तो ऐसे में उनकी शुगर की मात्रा कम हो सकती है। या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि एक डायबिटिक व्यक्ति है और उनको बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा है या किसी भी तरीके की बीमारी है, कोई सर्जरी हुई है या किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी हुई है, तो अगर बॉडी को किसी तरीके की इंसल्ट होती है तो ऐसे में भी कई बार शुगर लेवल्स गिर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान देने योग्य हैं, इसीलिए बोला जाता है कि अपने शुगर लेवल्स को हमेशा चेक करते रहें। तो अगर आपकी शुगर लेवल्स गिर रही हैं तो मोस्टली लोगों को सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि घबराहट हो रही है, पसीने आने शुरू हो गए हैं, बहुत तेज भूख लगनी शुरू हो गई है, हाथ पांव कांपना शुरू हो गया है, सर में दर्द हो रहा है, या व्यक्ति को उसकी जो कंसंट्रेशन नहीं रह सकती या वो उसकी समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो रही है, तो ऐसे में उनको फटाफट चीनी का घोल बना के पिला दिया जाए, या जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कैंपा है, क्योंकि ये दिस इज ट्रूली अ सोर्स ऑफ शुगर, इसमें सिर्फ मीठा ही मीठा है, तो आप फटाफट उनको वो पिला दें, है ना। या कोई उनको कैंडी, चॉकलेट, कुछ भी ऐसी चीज फटाफट दे दी जाती है कि जिससे कि उनकी शुगर लेवल्स इमीडिएटली बढ़ जाए। अगर आप ये देखें कि अच्छा मेरी भी शुगर कम होती है, तेरी भी शुगर कम हो गई, तो मैं ये दवा लेती हूँ तो तू भी ये ले ले, ये बिल्कुल गलत नोशन है। ऐसा नहीं होता। दो व्यक्ति कभी भी एक से नहीं होते, चाहे माँ बेटी हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो वो बिल्कुल भी एक से नहीं होते। अगर एक को एक दवा सूट कर रही है तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी वो दवा सूट करेगी। तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इस तरीके से केमिस्ट से पूछ के इस तरीके से ये गलत चीज में नहीं जाना चाहिए। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर साहब। यहाँ पे जानना चाहेंगे मैम कि कई बार होता है हमें खुद को पता नहीं होता कि हम कहीं काम पे गए है ना, या कहीं रिश्तेदारी में गए और फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, या तो बातों बातों में समय निकल जाता है, या जाम लग गया, या कोई भी कारण रहा, तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो छूट जाती हैं। तो अगर किसी भी कारण से या हम दवाइयाँ लेना भूल गए या कोई कारण रहा और दवाई छूट गई है हमारी उस दिन की, तो अगले दिन क्या करें? क्या हमें डबल डोज लेनी पड़ेगी या फिर उतनी ही दवाइयाँ लेनी पड़ेगी? तो क्या हो सकता है, उसके लिए क्या तरकीब अपनाएं कि पेशेंट ठीक रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है शर्मिला जी। देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से शुगर की दवाई ले रहा है और कभी 1-2 दिन उनकी दवा छूट भी जाती है, तो ज्यादा उस समय पर मोस्ट ऑफ द टाइम फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इन दवाइयों का लिगेसी इफेक्ट होता है, वो एक्ट करती हैं। 1-2 दिन तक भी बहुत ज्यादा शुगर नहीं बढ़ेगी, तो ऐसी इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर सपोजिंग आप आज किसी तरीके से दवा लेना भूल गए हैं तो आप कल अपने समय पर उस दवाई को, या आपको कोई डबल डोज लेने की जरूरत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने, शुगर तो ऐसी चीज है ना कि आपने अगर दवा लेना भूल गए हो तो आज जरा देख लो ना कितनी शुगर जा रही है। अगर बहुत ज्यादा जा रही है तो आप चाहे अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, नहीं तो मैंने देखा है कि जो शुगर के मरीज हैं वो डॉक्टर से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको समझ में आ जाती है कि अब ये 1 गोली इसकी लेके या 1.5 गोली लेके मेरी शुगर ठीक आ जाएगी। तो इस तरीके से भी करा जा सकता है, शुगर चेक करके भी करा जा सकता है। अगर आप शुगर नहीं भी चेक कर रहे हैं
तो रूटीन में अगले दिन अपनी डोज जैसे लेते थे वैसे ही ले लीजिए, कोई ज्यादा अंतर आएगा नहीं। दूसरी एक बहुत जरूरी बात, ये तो वो लोग हैं जिनकी शुगर्स फिक्स हो गई हैं, ज्यादातर दवा लेने पे ठीक रहती हैं, पर ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी शुगर बहुत फ्रेजाइल है और बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है। अगर आज नहीं ली दवाई तो शुगर एकदम 300, 350, 400 पर चली जाएगी। जी। तो ऐसे में तो आपको जिस टाइम भी याद आए कि अरे मैं तो दवा लेना भूल गई थी, तो जिस टाइम भी याद आए तो शुगर चेक भी कीजिए और शुगर की दवाई भी इमीडिएटली उसी समय ले लीजिए। वेट मत कीजिए कि अगले दिन लूंगा या कैसा भी है, आप दवा अपनी ले लीजिए, कोई इतनी उससे मतलब आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोलना चाहती हूँ, शुगर के मरीज, बीपी के मरीज, हार्ट के मरीज, किडनी के मरीज अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जी, अपनी जेब में अपनी दवाई, इवन एस्थमा के पेशेंट, सांस के पेशेंट्स, अपने जेब में अपनी दवाई हमेशा रखा करें। उसकी एक्स्ट्रा डोज आपके पास, आपके पर्स के अंदर जरूर रहनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपको आने में देर होती है तो आप अपनी दवाई समय पे ले सकें। जी, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये शुगर के मरीज जैसे ये वॉक करने जाते हैं या किसी तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वॉक करते हैं, जिमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे समय में कभी भी खाली पेट नहीं जाना चाहिए। हमेशा कुछ एक चीज खा के जाओ, चाहे आप एक फ्रूट खा के जाओ, आप एक केला खा के जा रहे हो, या आप एक एप्पल खा के जा रहे हो, या आप एक सैंडविच खा के जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ जरूर खा के जाओ, ताकि जब आप एक्सरसाइज करके हटें तो इमीडिएटली आपकी शुगर लेवल गिरे नहीं। चौथी चीज, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा कर रही हूं, पर ये बहुत मैम समझ रहे हैं जी। चौथी चीज ये है कि ऐसे लोग शुगर की दवाई के साथ साथ अपनी जेब में कैंडी, बिस्किट, चॉकलेट ये भी जरूर रखा करें, क्योंकि शुगर के जो मरीज होते हैं कई बार किसी भी स्थिति में, सपोजिंग मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैंने दवाई ले ली है, मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ, लेकिन मैंने आज जाके ट्रेडमिल पे दौड़ कुछ ज्यादा लगा ली, या मेरे घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जिससे मुझे बहुत स्ट्रेस आ गया और मेरी एकदम शुगर लेवल गिर गई, तो आपकी जेब में कोई कैंडी, कोई टॉफी, कोई चॉकलेट, कोई ग्लूकोज पाउडर जरूर रहना चाहिए कि सामने वाला अगर आपकी मदद भी करना चाहे, हो सकता है आप बिल्कुल बेहोश हो गए, लेकिन अगर आपका सामने वाला कोई आपकी मदद भी करना चाहे तो आप ही की जेब में उनको सामान मिल जाए, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। और ऐसे लोगों को एक ब्रेसलेट जरूर पहन के रखना चाहिए जिसपे कि लिखा हो कि मैं डायबिटिक हूं, और अपने घर का एड्रेस या फोन नंबर या किसी को जिसको आप सबसे पहले संपर्क कर सके, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया शर्मिला जी, शुगर का लेवल नीचे गिरना जो है वो शुगर के लेवल बढ़ने से ज्यादा खतरनाक है। जी जी, आप बोल भी नहीं पाओगे, आप बता भी नहीं पाओगे, आप बेहोश हो जाओगे। हाई ब्लड शुगर वाला तो कुछ बोल लेगा नहीं, लो ब्लड शुगर जिसकी चली गई वो तो एकदम बेहोश हो गया, तो आप कहाँ, कोई मदद भी करना चाहता है तो वो कैसे मदद करेगा। तो ये 4-5 चीजों का, इन बातों का ख्याल हर डायबिटिक व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अगर उनके मन में भी कोई सवाल हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। अपने सवालों के जवाब लेने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। मैम जैसे आपने बात की एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि एक जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको कितनी देर तक एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या कोई समय फिक्स होना चाहिए उनका, और ये जो एक्सरसाइज है वो उनका कितना बेनिफिट कर सकती है, कितना फायदा कर सकती है? देखिए, डायबिटिक के मरीज के लिए कोई वो अलग से कोई डिफरेंट नहीं है, जो आप और मैं हैं वही वो हैं, तो कोई उनका कोई सेपरेट वर्जन नहीं है, कोई वो अलग क्लास नहीं है, दे बिलोंग टू अस ओनली, वो हमारे जैसे ही हैं बिल्कुल। पहली बात तो समझने वाली ये हुई। दूसरी बात, जैसे कि हमारे लिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है ताकि हम डायबिटिक ना हो जाएं, ऐसे ही डायबिटिक व्यक्ति को करने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि उनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहें। एक ना बड़ा अच्छे से कहावत होती है
कि जो जितना अपने 11 नंबर की गाड़ी से, यानी कि जितना अपने पैरों से चलेगा उतने अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन कर लेगा जी। तो जितना आप चलोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, उतना आपका मसल मास अच्छा बनेगा। जी जी। और आगे जाके 40 की उम्र के बाद आपका जो मसल है यही आपका प्रोटेक्टर है, क्योंकि ये इतना अच्छी चीज है कि जो आपकी शुगर को बढ़ने ही नहीं देगा। ये सारा का सारा जितना भी ग्लूकोज है आपके खून में आया हुआ, ये अपने अंदर ले जाएगा और आपको एनर्जी देगा। आपकी बॉडी में इतना मसल मास है, आपको एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज आपके जब तक मसल में नहीं जाएगा, उसको मसल को खाना नहीं मिलेगा, तब तक तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तो आपका अगर मसल मास आप अपना अच्छा बना लेते हैं, यानी कि, और मसल मास अच्छा कैसे बनेगा? एक्सरसाइज करने से बनेगा जी। तो अगर आप रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब मैं बोलूं कि एक 55 साल या 60 साल का व्यक्ति आज जिम में जाना लगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जूते पहने और वॉक करना शुरू कर दीजिए, कहीं पर भी वॉक कीजिए, किसी भी समय वॉक कीजिए, आपके लिए वही अच्छी है। उम्र का कोई लिहाज नहीं है, आप 50 के हो, 60 के हो, 30 के हो, 70 के हो, अगर आज ये बात सुन रहे हो तो आज ही से एक्सरसाइज करनी शुरू कर दीजिए। आज ही से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी के मसल्स बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी बॉडी के मसल्स अच्छे बन जाएंगे तो जिनको बहुत हाई शुगर रहती है वो नॉर्मल पे आ जाएगी या ठीक होने लग जाएगी। जिनको नई नई शुगर हुई है उनकी शुगर हो सकता है रिवर्स भी कर जाए और वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाए। तो ये एक्सरसाइज के फायदे हैं। और कम से कम आपको एक हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 30 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते के 5 दिन आपको करनी चाहिए अगर आप उससे फायदा लेना चाहते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। यहाँ पे हम जानना चाह रहे थे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनको जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं दूर घूमने के लिए निकल गए, कुछ लोग होते हैं कि जहाँ पे जिम वगैरह होती है वहाँ पे, मतलब योगा सेंटर होता है वहाँ पे चले जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अपने साथ में रखें या ध्यान में रखें? देखिए, यंग जो लोग हैं, यंग बच्चे हैं, 30 साल से छोटे जो हैं, वो तो जिमिंग भी कर सकते हैं। 40 साल 50 साल वाले भी जिमिंग कर सकते हैं, पर जिमिंग से थोड़ा सा ज्यादा ये रहेगा कि आपके घुटनों पर असर आने लग जाता है। तो मैं तो बोलूंगी कि 50 के बाद या 40-45 के बाद आप ज्यादा करके योगा में आइए, योगा कीजिए या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये सब आपके लिए करनी बहुत ज्यादा लाजमी है। और बाकी जो मैंने कुछ बातें बताई थी कि अपने साथ क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, अपने साथ शुगर रखनी चाहिए या एक ब्रेसलेट पे एक नोट होना चाहिए, तो ये सारी बातें तो एक्सरसाइज के दौरान जरूर होनी चाहिए। एक और चीज आपको बहुत अच्छी सी बताऊंगी एक्सरसाइज से पहले। ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आप जूता पहन के जाते हैं, तो अपने जूते को हर रोज, बहुत छोटी और बड़ी ही महीन बात है, अपने जूते को हर रोज साफ करके जाइए कि कहीं उसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। क्योंकि डायबिटिक लोगों की, मैंने बोला कि नसें भी कमजोर हो जाती हैं और उनको सेंसेशन नहीं आती। वो एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर उनको ऐसी चोट दे सकता है पाँव में कि हमको उनके पाँव को काटने तक की नौबत आ सकती है। तो अपने जूते के अंदर आप देख कर जाइए कि कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है। जाने से पहले जरूर कुछ खाकर जाइए और एक्सरसाइज उतनी ही कीजिए जितनी आप रूटीन में करते हैं। बहुत ज्यादा भी करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कम तो ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है कि आप एकदम अपनी शुगर लेवल्स को नीचे नीचे गिर दें। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जी, बहुत ही अच्छे से बताया आपने डॉक्टर सीमा साहे जी। और चलते चलते एक खास संदेश जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर जो लोग सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो, उनको डायबिटीज़ ना हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? डायबिटीज ना हो तो प्रकाश जी ने बहुत अच्छी चीज बोली कि प्रोटीन्स का सेवन ज्यादा करना है। प्रोटीन्स के सोर्सेज मैंने बता दिए कि वेजिटेरियन सोर्सेज क्या हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज क्या हैं। तो अगर आप शुरू से ही प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम लेते हैं, तो आप डायबिटीज
होने से बच सकते हैं। पर अगर डायबिटीज हो भी गई है तो उससे घबराना नहीं है। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए, दवाइयां समय पर लीजिए और जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको समझाया है वैसे लीजिए और अपना पूरा और अपने अपनों का पूरा ख्याल रखिए। शुगर को मॉनिटर जरूर कीजिए। आपको ये हमेशा ज्ञान हो